दोस्तों, मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की हम बात फिर करते हैं और मैं फिर कर रहा हूँ। और उस ज़माने में जब पत्रकारिता की आवश्यकता थी, क्योंकि इतना संसाधन नहीं था और नया नया प्रिंटिंग प्रेस आया हुआ था हिंदुस्तान में, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ ही साथ अब मीडिया का एक नया स्वरूप उस दौर में आता है। जैसे आज है ना कि सोशल मीडिया आया तो किस प्रकार से पूरा मीडिया का स्वरूप ही बदल गया। अब हम टीवी पर आधारित नहीं, अब हमारे हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, कुछ डाल रहा है। तो किस प्रकार से इसका एक सोशलाइजेशन भी हुआ है। तो टेक्निक किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने के बाद किस प्रकार से सामाजिक चेतना में और सांस्कृतिक चेतना में किस प्रकार से आर्थिक चेतना कैसे बदलती है, समझने की ज़रूरत है। कि जब कोई नई चीज़ आती है मार्केट में तो समाज उसको कैसे एडेप्ट करता है और समाज की पूरी जीवन शैली कैसे बदल जाती है। पहले यह था कि आप टीवी पर देख रहे हैं, कुछ भी देखना तो टीवी के पास जाना था। इससे पहले अखबार था कि पेपर देखना था, उससे पहले पत्र पत्रिकाएँ थी, सब कुछ वहीं से आता था। तो भारतेंदु के दौर में भी जब नया नया प्रेस आया था, प्रिंटिंग प्रेस, और आपको सब कुछ करना था, लोगों से संवाद करना था, साहित्य को समझना था, समझाना था, बातों को इधर उधर करना था, कौन क्या लिख रहा है, संवाद और समाज के साथ एक बेहतर चेतना और बेहतर सोच के साथ जब आगे बढ़ना था, तो उसमें पत्रकारिता किस प्रकार से उसमें मदद कर सकती है और पत्रकारिता, एक पत्रकार की क्या बड़ी भूमिका होती है। वो समाज को एक अच्छा खासा आबाद समाज भी बना सकता है और एक समाज को अंध समाज भी बना सकता है, उसको बर्बाद भी कर सकता है, उसके अंदर जहर भर सकता है और उसको दूसरे समाज या दूसरी जाति या दूसरे धर्म के लोगों के प्रति इतनी अधिक घृणा भर करके उसको बर्बादी और तबाही के रास्ते पर भी ले जा सकता है। अब सवाल है कि वो क्या करता है। तो भारतेंदु काल के अधिकांश लेखक यशस्वी पत्रकार भी थे। इस काल की कुछ पत्र पत्रिकाएं तथा उनके संपादकों के नाम है कि सदादर्श लाला श्रीनिवास दास निकालते थे, भारत मित्र रुद्रदत्त, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण, प्रेमधन चौधरी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र आदि। इनमें से कुछ पत्रिकाओं ने हिंदी में बड़ी सेवा की। आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी पत्रिकाएं के संपादकों के उद्योग से निकलती रही। कलकत्ता से भारत मित्र का प्रकाशन छोटूलाल मिश्र के संपादन काल में तथा लाहौर से मित्र विलास नामक पत्र पंडित गोपीनाथ के संपादक में हुआ था। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने 1868 में निकालने आरंभ की थी। इसके 5 वर्ष बाद 1873 में उन्हें हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकालनी शुरू की। बाद में हरिश्चंद्रिका इसका नाम बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हिंदी का ठीक परिष्कृत रूप पहले हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। पत्रिका में भारतेंदु जी स्वयं भी लिखते थे तथा बहुत कुछ सारे लेखक भी रचनाएं छपती थी। इस समय के हिंदी लेखकों में मिशनकारी भावना से काम किया। अन्य भाषाओं से अनुवाद की जो परंपरा पिछले 30 वर्षों से आरंभ हुई थी, वह इस समय थम गई और मौलिक लेखन पर जोर दिया जाने लगा। और 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधिनी पत्रिका निकाली थी। तो देखिए, भारतेंदु खुद ये काम कर रहे थे और भाषा का बड़ा उसमें समस्या चल रही थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी बाद में आते हैं 19वीं शताब्दी में, वो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से काम शुरू करते हैं। लेकिन भारतेंदु ने मोटा मोटी एक फ्रेम बना दी थी कि हमें इस प्रकार की भाषा चाहिए, और अगर हम इस प्रकार की भाषा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हिंदी खड़ी बोली का निर्माण भी कर लेंगे और हमारा जो भाषा का जो विवाद है, भाषा की जो समस्या है, हम उसका भी समाधान निकाल लेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास एक भाषा नहीं होगी तब तक हम साहित्य रचना की बात कैसे करेंगे। तो हमें बेहतर साहित्य भी लिखना है, बेहतर चीज़ें भी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छी खासी इम्प्रेसिव भाषा भी होनी चाहिए। और इम्प्रेसिव भाषा के निर्माण में भारतेंदु ने अपना पूरा योगदान दिया और भाषा और कथानक दोनों को ध्यान रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाषा नहीं लेके आएंगे और आप उसमें जो बातें कर रहे हैं वो रूढ़िवादी और समाज विरोधी करेंगे तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने कथ्य और शिल्प दोनों ही, नैरेटिव कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उन सारी चीज़ों पर लगातार बात की। और उन सारी बातों को रखते हुए किस प्रकार से हम पाठकों के सामने जाएंगे, किस प्रकार से हम जनता के साथ जाएंगे और हमारा साहित्य उनमें किस प्रकार से एक नई चेतना पैदा करने का काम करेगा, चाहे वो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हो, चाहे वो भारतीय सामंतों राजाओं के खिलाफ हो, ताकि यहाँ की सारी जड़ता खत्म हो और एक समतामूलक समाज के निर्माण का जो स्वप्न है उसको हम वास्तविक स्वप्न में तब्दील कर सकें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है। जीवन में पॉजिटिविटी के साथ जीवन जीना है और एक उम्मीद और मेहनत और श्रम के साथ अगर हम लगे रहेंगे तो हमारे लिए
कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। इसलिए लगे रहिए और हमेशा खुश रहिए और नेगेटिविटी को अपने जीवन से निकाल दीजिए। आप अगर प्रेम देंगे तो बदले में आपको प्रेम मिलेगा, यही प्रकृति का नियम है। हम जो कुछ देंगे दूसरों को, वापस वही लौट के हमारे पास आएगा। अगर मुस्कुराएंगे और खुशियाँ बांटेंगे, सबको प्यार मोहब्बत देंगे, तो आपको भी ढेर सारा प्यार मोहब्बत मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको भी वो नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए लगे रहिए हमेशा, और आप लगे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। खुश रहिए।